हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग अपना अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कॉमर्शियल स्टडीज़ क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का, जिसका नाम है लॉजिस्टिक्स एंड इंश्योरेंस। तो आराम से पढ़ना, एक एक चीज़ों को हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। चलो पहले समझते हैं बेटा लॉजिस्टिक्स क्या होता है, क्योंकि ये चैप्टर हमारे दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक पार्ट में हम लोग लॉजिस्टिक्स को पढ़ेंगे, फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग इंश्योरेंस को समझेंगे। ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स का मतलब बेटा प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट ऑफ द मूवमेंट एंड द स्टोरेज ऑफ द गुड्स, सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब बेसिकली सर लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, तो कोई भी चीज़ की बोलते हैं ना, कोई भी गुड्स है या फिर सर्विसेज है, उसकी आप मूवमेंट कराते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, उसके लेकर के प्लानिंग करते हो, उसकी स्टोरेज रिलेटेड काम करते हो, बेसिकली ट्रांसपोर्ट करवाते हो। ये सारे आपके लॉजिस्टिक्स में आ जाते हैं। ठीक है ना, फ्रॉम ओरिजिन टू द डेस्टिनेशन। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मान लो फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तो फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से वो प्रोडक्ट मेरे घर पे डिलीवर होता है। तो वो जहाँ से फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस होता है वो ओरिजिन हो जाएगा, और वहीं जो मेरा घर हो जाएगा वो डेस्टिनेशन हो जाएगा। और ये रास्ते में जो ट्रांसपोर्ट होकर के आया, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, सारी पैकेजिंग वगैरह सारे जो होते हैं, ये रास्ते में कोरियर से जो आया, ये सारे क्या कहलाते हैं, इसको लॉजिस्टिक्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये इंश्योर करता है मटेरियल, प्रोडक्ट और रिसोर्सेज जो होते हैं वो डिलीवर हो जाए इफिशिएंटली, टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली। मतलब एक तो सही तरीके से डिलीवर हो, सही समय पर डिलीवर हो, और कम पैसे में डिलीवर होना चाहिए। ठीक है ना, जिससे हम लोग क्या कर पाए, कस्टमर की जो डिमांड है उसको हम लोग क्या कर पाए, पूरा कर पाए। जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, देखोगे ये सब जो कंपनियां हैं ये लॉजिस्टिक्स में ही खेलती है। ये लोग 10 मिनट डिलीवरी का जो वादा करती हैं, मेजर इनका यूएसपी क्या है, आप कुरकुरे का पैकेट तो घर के नीचे से भी खरीद सकते हो। ब्लिंकिट, जेप्टो जो कंपनियां हैं, या स्विगी, इंस्टामार्ट है, इनके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता जो इनका खुद का स्पेशल बनाया हुआ है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट को ही आपको घर पे जल्दी प्रोवाइड कराते हैं, होम डिलीवर कराते हैं, कन्वीनियंस पे ये लोग काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी लॉजिस्टिक्स पे मेजरली काम करने वाले कंपनियां हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक का इंक्लूड द ट्रांसपोर्टेशन, ये लोग ट्रांसपोर्ट करके देते हैं, वेयर हाउसिंग करके देते हैं। वेयर हाउसिंग इंक्लूड्स डार्क स्टोर, देखोगे ब्लिंकिट के जो डार्क स्टोर्स होते हैं वो सब इसी में आ जाते हैं। इन्वेंट्री यानी स्टॉक्स की बात हो रही है, ये लोग अपने बहुत सारे सामान खरीद के एक जगह इकट्ठा रखते हैं, सो डैट कि आपको इफेक्टिवली आपको क्या कर पाए, वो प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए, उसको मैनेज कर पाए, उसकी पैकेजिंग देख पाए, ऑर्डर की प्रोसेसिंग कर पाए, और सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन कर पाए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या वाइटल रोल प्ले करता है इंडस्ट्रीज़ में। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, रिटेल होता है, ई कॉमर्स हो जाता है। ठीक है ना, और ई कॉमर्स के अंदर ही हमारे पास आ जाता है एक सब पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक कॉमर्स। क्या बोलते हैं आजकल, क्विक कॉमर्स बोलते हैं। क्विक कॉमर्स में बेसिकली अभी जो बोला ना, ये जेप्टो वगैरह आ जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, एंड ग्लोबल ट्रेड में भी काम होता है, जो इंश्योर करता है स्मूथ ऑपरेशंस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को। ठीक है, अब देखो इसकी ज़रूरत क्यों हुई, हमें ट्रांसपोर्टेशन की सर ज़रूरत क्यों है। एक तो गुड्स या सर्विस को हम लोग डिलीवर कर पाएँ, इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ ला पाएँ, क्योंकि जब देखो बेटा चीज़ें बिकेंगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। ठीक है ना, ओके। मार्केट एक्सपेंशन, आपको एक जगह से दूसरी जगह बेचना है। जैसे अमूल गुजरात की कंपनी है, ठीक है, अब वो गुजरात में ही रह जाती है, लेकिन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प मिला कि आज यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, सब जगह अमूल अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही तो ऐसा संभव हो पाया है। ठीक है, अगर मान लो कि तुम ये बुक को ऑर्डर करते हो हार्ड कॉपी, तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बुक कैसे डिलीवर करवा पाऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही तो। नहीं तो ये बुक मैं केवल अपने आसपास जो बच्चे मेरे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ते हैं बस मैं उनको देता, आपको कभी भी सेल नहीं कर सकता था। रीज़न भी मैं आपको घर पे पहुँचा पा रहा हूँ ये बुक। आई नो कि अभी भी हमारे देश में लॉजिस्टिक की चार्जेस बहुत ज़्यादा होती है। मैं बताता हूँ, जैसे बुक है, बुक की प्राइस 500 रुपीज़ है, तो बेटा इसमें केवल 200 रुपये तो डिलीवरी चार्जेस लग जाते हैं। अगर अच्छे कोरियर जैसे DTDC से आते हैं ना, DTDC जो कोरियर कंपनी होती है, ये 200 रुपये चार्ज कर लेती है, प्लस 30 रुपये तो पैकेजिंग कॉस्ट होते हैं। पैकेजिंग कॉस्ट मतलब एक अच्छे से आपकी जो पैकेजिंग होती है उसको पैक करके उसके ऊपर जो एड्रेस वगैरह सब कुछ चिपकाना होता है, सब कुछ करके वो 30 रुपये, मतलब 500 रुपये की बुक के में तो 230 रुपये तो डायरेक्ट यहीं पे खर्च हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितना बचा, 270 रुपये आखिरी बचा है हमारे पास। अभी 270 में 200 पेज की बुक है, जिसमें आप देखोगे हर पेज की प्रिंटिंग कॉस्ट हमारे पास 200 रुपये पड़ने वाली है। तो 220 पेज हम डिपेंड करता है बुक की। तो लेट से मैं 200 पेज की अगर मैं बुक मान लेता हूँ, ये बुक हमारी 220 पेज की बुक है, 220 या 230 पेज की बुक है, तो 230 रुपये यहाँ पर भी खर्च हो गए हमारे, यानी 230 460 यहाँ पर खर्च हो गए। प्लस हमारा जो स्टाफ इसको क्या करता है, स्पायरल वगैरह कराता है आपके लिए। ठीक
ठीक है, सो डैट कि आपको अच्छे से स्पायरल फॉर्म में ये बुक मिले। तो उसकी कॉस्ट हमारे पास 30 रुपीज़ की आती है, तो 490 रुपये हमारा कॉस्ट होता है। और लिटरली हम लोग आपको 500 रुपीज़ में ये बुक को सेल करते हैं। मतलब 10 रुपये का नाम के लिए प्रॉफिट है, वो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारे स्टाफ की सैलरी वगैरह जोड़ोगे तो वो एक तरीके से लॉस ही है। तो बुक हमेशा हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे, या फिर बोलो केवल लॉस पे बेच रहे हैं, प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट एक्सपेंशन में बस इसका मकसद क्या होता है कि बच्चे के घर पे ये बुक पहुंचे, सो डैट कि बच्चा हमसे कनेक्ट हो पाए, और आगे चल के अगर वो हमसे कोर्स वोर्स बाय करता है तो थोड़े बहुत पैसे कमाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली बुक पे कोई सेलिंग्स नहीं होती है। ठीक है, तो मार्केट एक्सपैंड करने के लिए बेसिकली अपनी रीच बढ़ाने की कोशिश की जाती है इससे। ओके, चलो आगे बात करती है, रिड्यूस करता है कॉस्ट और टाइम को। अगर मैं सबके घर पे जाकर अगर डिलीवर करूँ, या फिर मेरा स्टाफ जो है वो आपके घर पे, कोई बच्चा महाराष्ट्र में रहता है, कोई वेस्ट बंगाल में रहता है, कोई झारखंड में रहता है, कोई उड़ीसा में रहता है, अगर सब जगह जाके घर पे डिलीवर करेगा तो पागल हो जाएगा ना वो। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग सर? हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग कोरियर कंपनी का यूज़ करें, तो बेसिकली ये हमारा समय भी बचाएगा और कॉस्ट भी बचाएगा। ठीक है, मतलब बचाएगा। सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कोई क्या करता है आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। और ये मैंने दिखा दिया ब्रेकआउट बेटा, तो कई बच्चे बोलते हैं सर 500 रुपीज़ बुक की चार्जेस ज़्यादा है, तो देख लो बेटा अल्टीमेटली हम लोग उसमें भी लॉस पे बेच रहे हैं। ठीक है, PDF आपको बुक ऐप के अंदर दे रखा, अगर आप नहीं लगता आप पे करना चाहते हो तो आप ऐप के अंदर से देख लो। ठीक है ना, रीड ओनली मोड में रहेगा, लेकिन आप उसे डाउनलोड नहीं कर पाओगे। आज के समय में जो ICSE बोर्ड में बच्चा पढ़ रहा है 6,000-7,000 रुपये महीने का फ़ी पे करता है, राइट, जहाँ पे एजुकेशन के नाम पे स्कूल्स की दशा क्या है सबको पता है। वहाँ पे मैं अगर आपको एक अच्छा कंटेंट मेहनत करके इसको बुक को डेवलप करके दे रहा हूँ 500 में, जहाँ पे मेरे को कुछ बच भी नहीं रहा है, वहाँ पे भी अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि सर आप ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हो, तो मैं यही बोलूँगा बेटा अभी आप ज़िंदगी में 1 रुपये भी कमाए नहीं हो। आपको कमेंट करने में और रियल लाइफ में कुछ होने में फ़र्क होता है। ठीक है, रियल लाइफ में जिस दिन पैसा कमाने जाओगे तुम्हें पता चलेगा। और रही बात, पैसा कमाना कहीं से गलत नहीं होता। अगर मैं फ़ीस लेता हूँ तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारे माँ बाप भी मेहनत कर रहे होंगे कहीं, ठीक है ना। अगर उनको भी पैसा नहीं मिलेगा तो जो तुम ये मोबाइल से टाइप करते हो ना नेगेटिव कमेंट्स हर जगह, ओके, वो मोबाइल तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे कभी, तुम्हारी हैसियत में नहीं आएगा। पैसा कमाते हैं तभी, तुम लोग भी वही पैसा कमाते, तुम्हारे पेरेंट्स भी इसलिए मेहनत करते। इवन कड़वी सच्चाई में बता रहा हूँ, तुम सुनना चाहो या ना सुनना चाहो, तुम्हारे माँ बाप भी तुमको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुम पैसा कमा पाओ, समझे। तो तुम्हारा भी अल्टीमेटली गोल जो है ना पैसा कमाना है। ठीक है, नॉलेज हासिल करो जिससे तुम पैसा कमा पाओ, चाहे वो बिजनेस के थ्रू हो, प्रोफेशन के थ्रू या फिर एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हो। तो ये जो बच्चे कुछ होते हैं ना ज्ञान देने वाले, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं होते जेन्युइनली, क्योंकि कल के ये पढ़ भी उसी लिए रहे हैं और मेरे को ज्ञान दे रहे कि क्या करना है क्या नहीं। ओके, जो भी एक है नेगेटिव 100 में 1-2 होते हैं यार, ऑब्वियस ये बात है। 100 में 98% बच्चे ऐसे हैं, या फिर 98%, 95 चलो बोलता हूँ, थोड़ा तो है, 95% आउट ऑफ 100 जो बच्चे हैं बहुत ही पॉजिटिव है। ठीक है, बहुत सपोर्टिव होते हैं, लेकिन 5 ये छुछुंदर होते हैं। ठीक है ना तो ऑब्वियस सी बात है, सेल्फिश पीपल आर एवरीवेयर, इनमें से ये 5 भी सेल्फिश होते हैं, जिनका कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, डिटॉल में 99.9% ही कीटाणु मार पाता है, 0.1% नहीं मार पाता है। तो ये वही 0.1% तो नहीं है, ये 5% कीटाणु ही वही है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इमरजेंसी एंड सोशल सर्विसेज। देखो ट्रांसपोर्ट आपको इमरजेंसी सर्विसेज देता है, ठीक है ना, जैसे मेडिकल सप्लाई हो गया, एम्बुलेंस वगैरह भी तो इसी में आ जाता है। डिजास्टर रिलीफ में याद करो, कभी भूकंप वगैरह आता है तो वहाँ पे देखोगे इमरजेंसी में चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। उसमें एसेंशियल गुड्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे पब्लिक के वेलफेयर हो सके, उनकी सेफ्टी हो सके, तो वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ इसमें आती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमारा क्या सिग्निफिकेंस है ट्रांसपोर्टेशन का? बेसिकली बेटा क्या बोले, इम्पॉर्टेंस। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंस की, अरे क्या लिख दिया मैंने यार, रुको थोड़ा सा, इम्पोर्टेंस, यहाँ पे इम्पोर्टेंस की बात हो रही है। ओके, ध्यान देना, ये फैसिलिटेट करता है ट्रेड एंड कॉमर्स को, प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, इन्हांस करता है मार्केट एक्सेसिबिलिटी को जो ऊपर पड़ा है, कॉस्ट और टाइम को रिड्यूस कर लेता है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को, मतलब गांव से देखोगे बहुत सारे हमारे जो खेत खलिहान के जो भी प्रोडक्शन होते हैं, धान वगैरह चावल वगैरह, तो वो हम लोग शहर तक ट्रांसपोर्ट से ही तो पहुँचाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करता है। ये इमरजेंसी सर्विसेज जो ऊपर अभी पढ़ा है उसमें काम आता है। सेम चीज़ जो ऊपर पढ़ा वही है, ध्यान देना बेटा। ये जो रिपीट हो रहा है, कई बच्चे सोचते सर ये रिपीट हो रहा है बोरिंग है, नहीं बेटा बोरिंग नहीं है, ये रिपीट हो रहा है मतलब ये इंपॉर्टेंट है।
ये आपको याद होना चाहिए। सिंपल तरीका है इंपॉर्टेंट वालों का मार्क करने का। मैंने क्या किया है कि वही हेडिंग्स को मैंने बार बार लिया है जो रिपीट हो जाए। इससे क्या हो कि तुम 5 बार पढ़ते, एक ही चैप्टर को पढ़ते वक्त 3 बार रिवाइज कर ले रहे हो एक ही चीज़ को। तुमने सोचा यहाँ पे एक बार पढ़ लिया, तुमने यहाँ पे एक और बार पढ़ लिया खुद सेल्फ पढ़ के, तुमने 2 बार एक फर्स्ट टाइम में ही पढ़ लिया। भाई साहब बार बार रिवाइज करोगे तुम्हारे कितनी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बनेगा। और एग्जाम में इतना ही लिखना होता है ब्रो, ठीक है ना। तुम्हें पूरा पेज नहीं पढ़ना, इतना भी लिखा ना तो फुल में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तुमने 6 पॉइंट इतना एक्सप्लेन किया है, 5 आउट ऑफ 5 तुमको मिलेगा, 1 नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब बात आता है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के कितने सारे मोड्स होते हैं, तो देखो 4 प्रकार के मोड्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। या तो आप ज़मीन के रास्ते ट्रांसपोर्ट करो, ट्रक वगैरह हो जाते हैं ना, मतलब ट्रक हो गया, मेरा ट्रेन हो गया, ये सारे ट्रांसपोर्ट के वे हो जाते हैं। फिर रेलवे, सॉरी ये लैंड ट्रांसपोर्ट में ट्रक आ जाता है, वैन आ जाता है, जो टेम्पो वगैरह होता है बड़े वाले वो आ जाते हैं। फिर रेलवे ट्रांसपोर्ट को अलग से कंसोलिडेट किया जाता है, बेसिकली ये एसी के अंदर में आ जाता है, लैंड पे ही सारी चीज़ें होती हैं ना इसी वजह से। वाटर में देखोगे शिप्स वाले आ जाते हैं, कार्गो जो जाता है। एयरपोर्ट में देख लो, यहाँ पे सॉरी एयर ट्रांसपोर्ट में वही हवाई जहाज़ वाला जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। तो एक एक करके देख लेते हैं, सिंपल सा चीज़ें आप समझ चुके होगे, अभी मैं मान के चलता हूँ अभी आप समझ गए होगे सारी चीज़ें। लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या होगा बेटा, सरफेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब हम ज़मीन पे लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। दिल्ली से मुंबई जाना है या फिर मुंबई से मुझे कर्नाटका जाना है, बेंगलुरु जाना है, तो ट्रक बसेस कार का इस्तेमाल किया जाता है, 2 व्हीलर का इस्तेमाल किया जाता है, लोकल रीजन के बीच में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब इसकी मेरिट डीमेरिट सूटेबिलिटी तीनों की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो क्या होता है। ये कॉस्ट, इसकी कॉस्ट की बात करते हैं तो लो कॉस्ट लगता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बेटर होता है, इसमें फ्यूल लेकिन बहुत ज़्यादा लगता है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। और बेस्ट फॉर लोकल रीजनल ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन दूर के लिए नहीं होता ये। फ्लेक्सिबिलिटी की मैं बात करूं, ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवा देता है, लेकिन ट्रैफिक कंजेंशन देता है, ट्रैफिक लग जाते हैं बहुत सारे रोड में, ठीक है। सूटेबल होता है लास्ट माइल के लिए, मतलब देखोगे बहुत तुरंत इमीडिएट चाहिए तो उन चीज़ों के लिए, जैसे ब्लिंकिट वगैरह वगैरह आ गया इसमें, ठीक है ना। स्पीड की बात करें तो फास्टर होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ये स्लोअर दैन रेलवे और ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस पे देखोगे तो रेलवे और अदर चीज़ों से काफ़ी स्लो होता है। ये आइडियल होता है पेरिशेबल गुड्स वगैरह के लिए, तुरंत पहुँचाने के लिए, जो ख़राब होने वाले गुड्स होते हैं। पेरिशेबल गुड्स का मतलब जैसे दूध हो गया, सब्जियां हो गई जो जल्दी बहुत ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, इनको पेरिशेबल गुड्स बोलते हैं। फिर कार्गो हैंडलिंग की बात करते हैं तो ये सिंपल लोडिंग और अनलोडिंग प्रोसेस होता है इसके अंदर। ये लिमिटेड कैपेसिटी होते हैं कैरी करने के लिए हैवी और बल्की गुड्स को। बेस्ट फॉर ये लाइट वेट और मीडियम कार्गो के लिए क्या होते हैं, ये बेस्ट होते हैं। एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो ये रीच करते हैं रिमोट एरिया को, रूरल एरियाज को ईजिली एक्सेस कर लेते हैं ये, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड अगर बढ़िया तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, रोड खराब है तो दिक्कत होगी ना। ओके, यूजफुल इन एरिया विदाउट द रेलवे, ये स्पेशली जहाँ पे अच्छा काम करेंगे, कहाँ पे, जहाँ पे रेलवे नहीं है या एयरपोर्ट नहीं है, तो वहाँ पे क्या करोगे, ऑन रोड ही जाओगे, ठीक है। आज भी हमारे देश में कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे लोग आप ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, जैसे सिक्किम, ठीक है। सिक्किम का कई एरिया है वहाँ पे ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। वहाँ पे कई बार प्लेन भी जाना कठिन होता है, वहाँ पे एयरपोर्ट हर जगह थोड़ी बनेगा, आबादी वहाँ पे बहुत कम है, तो उस केस में ये रोड वाले का ही सहारा लिया जाता है। आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो ये लेस इन्वेस्टमेंट में काम हो जाता है आपका। रेलवे एयरपोर्ट पर देखोगे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, प्लस मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें रोड की मेंटेनेंस चाहिए होती है। भाई रोड अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये छोटे बिजनेसेस के लिए अच्छा है, शॉर्ट हॉल लॉजिस्टिक्स के लिए अच्छा है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं रेलवे ट्रांसपोर्ट, जो रेलवे का इस्तेमाल करके होता है, या फिर हैवी गुड्स वगैरह को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, और बिल्कुल इसमें तुम्हारा लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह हम लोग कवर करते हैं, बहुत सस्ता पड़ता है। तो ये मैं बोलूँगा कि तुम लोग खुद पढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर मैंने पढ़ाया तो उस पर बेस्ड है, कुछ खास नहीं है इसमें, या तुम लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखना। वाटर ट्रांसपोर्ट की मैं बात बता दूं, जो वाटर का रास्ते होता है जैसे रिवर, कैनाल्स, ओशियन, जिसमें शिप, कार्गो व्हीसल्स का यूज़ करते हैं, इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। ये एक कंट्री दूसरे के इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। मतलब समझ लो ना, ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ 90% या उससे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, वो पानी के रास्ते होता है, जिसको मरीन वेव बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी ये क्या करोगे, आप सेल्फ रीड कर लोगे, आपको काम हो जाएगा, आराम से समझ जाओगे। कोई भी डाउट होगा मुझे कॉमेंट करके बोलोगे, सर मेरे को नहीं समझा, मैं बता दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। हावेवर गूगल तुम्हारे पास भी है, ऊपर से इतनी आसान लैंग्वेज में लिखा है ना कि तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो ये फास्टेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। ये पैसेंजर पेरिशेबल गुड्स को जल्दी से जल्दी पहुंचा देता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है।
और ये किन के लिए इसके मेरिट क्या है, किन के लिए सुटेबल है, इसका डीमेरिट क्या है, ये भी तुम लोग करोगे खुद से। ये तुम्हारा होमवर्क है, ध्यान देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया तो हम लोग ठीक है बाद में करेंगे, ऐसा मत करो, ठीक है। हाउ टू चूज द सुटेबल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सवाल उठता है कि सर सुटेबल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आपने बताया, चार चीज़ें बताई, उनमें से कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो डिपेंड करता है बेटा आपकी नीड क्या है। पहला, आप कॉस्ट इफेक्टिव हो, बहुत ही कम कॉस्ट पे जाना चाहते हो, तो ये आपको ये देखना पड़ेगा। बिजनेस मस्ट चूज द ट्रांसपोर्ट मोड दैट ऑफर द बेस्ट बैलेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड इफिशियंसी। रोड ट्रांसपोर्ट इज चीपर, रोड ट्रांसपोर्ट चीपर है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लेकिन लॉन्ग के लिए देखोगे तो रेल हो गया या सी ट्रांसपोर्ट जो होता है ये ज़्यादा क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, स्पेशली बल्क गुड्स के केस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं बात करता हूँ स्पीड एंड अर्जेंसी में। अगर आपको तुरंत पहुँचाना है, क्विक डिलीवरी चाहिए, तो उसके लिए एयर बेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। उसके बाद डिस्टेंस एंड डेस्टिनेशन की मैं बात करता हूँ। अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस वगैरह पे जाना चाहते हो तो रोड बेस्ट है, लॉन्ग है तो अगर लैंड से पहुँच सकते हो तो रेल बेस्ट है, अगर इंटरनेशनल है तो सी बेस्ट है, और आपको फास्ट पहुँचना है तो एयर बेस्ट है। लेकिन डिपेंड करता है आपकी कॉस्ट प्रेफरेंस पे, आप कितनी जल्दी पहुँचाना है, सारी चीज़ें मैटर करती है। आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ गुड्स। डिपेंड करता है कौन सी गुड्स है। पेरिसेबल गुड्स है जो ख़राब होने वाली चीज़ें होती है, जैसे वेजिटेबल्स हो जाते हैं आपके पास, ठीक है ना, ओके, फ्लावर्स हो जाते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो ऐसे मेडिसिन होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे, अल्टीमेटली आप इसको फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से भेजोगे, ओके। लेकिन अगर वो चीज़ है जो जल्दी ख़राब नहीं होती, जैसे कोई कोल हो गया, मशीनरी हो गया, तो ये सारे आप रेल या सी से आप क्या कर पाते हो, भेज सकते हो। आगे बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सम रीजन्स में लैक ऑफ रेलवे एयरपोर्ट्स। कई ऐसा जगह होता है जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं होते, रेलवेज नहीं होते। अभी बताया ना, सिक्किम के कई एरिया में एयरपोर्ट्स नहीं है, ठीक है, रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देख लो कई जगह नहीं है, ठीक है ना, चाहे वो वहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन के कारण ऐसा है। जैसे लद्दाख में कई एरिया में इतनी ऊंचाई, वहाँ पर ट्रेन कहाँ से पहुँचेगा, तो हर जगह ट्रेन अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आप रोड से ही जाओगे ना। तो ये सारी चीज़ें, तो एक्सेसिबिलिटी वगैरह के हिसाब से ही देखना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे क्या वो अवेलेबल है कि नहीं है। मेरे को प्लेन से जाना है, वहाँ एयरपोर्ट ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है प्लेन से जाने का, आप जा ही नहीं पाओगे, चाहे आप उसको लाख चूज़ कर लो, ठीक है। सेफ्टी और रिलायबिलिटी भी देखा जाता है, फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखा जाता है। बेसिक चीज़ें आप चीज़ें समझ रहे होंगे, खुद भी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सहारा दे रहा हूँ हल्का हल्का, ठीक है, लेकिन चलना आपने खुद है। देखो, दिस इज नॉट ए रेगुलर लेक्चर एट ऑल, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि मैं क्लेम कर रहा हूँ कि बेटा ये रेगुलर लेक्चर है, ये रिवीजन पर्पस लेक्चर है, ठीक है ना। जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको हो सकता है कुछ भी ना समझ में आए, उसको मल्टीपल टाइम देखना पड़ेगा लेक्चर को, और ये बुक को पढ़ना पड़ेगा, या फिर जो भी आपके पास बुक है उससे पढ़ना चाहते हो तो उससे पढ़ना होगा, ठीक है। बट कोई बच्चा अगर रेगुलर क्लासेस अच्छे से कर रखा है, उसके बाद ये देखेगा तो देखना उसकी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली है, उसको मज़ा आएगा, चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, जो थोड़े बहुत डाउट्स थे वो भी क्लियर हो जाएंगे उसके, ठीक है ना। तो उन बच्चों के लिए ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्पेशली अपने बच्चों के लिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो हमसे मेरे से रेगुलर क्लास में पढ़ चुके हैं, बट वो यहाँ पर अब जाके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करता हूँ मीनिंग ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है। वेयर हाउस क्या होता है बेसिकली बेटा, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग गुड्स को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना। ये फैसिलिटी होता है बेसिकली जहाँ पे बिकने वाले गुड्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं और मार्केट में तुरंत सप्लाई करते हैं ज़रूरत पड़ने पर, जिससे क्या हो मार्केट में चीज़ें सही समय पर अवेलेबल हो जाए। प्लस कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे दूध वगैरह हो गया तो उनको ठंडे जगह में रखना पड़ता है, तो वेयर हाउसिंग का ही हम लोग सहारा लेते हैं, कोल्ड स्टोरेज में चीज़ों को हम लोग रखते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो गुड्स को आप स्टोर कर पाते हो, कंटिन्यूस सप्लाई आप दे पाते हो अपने पास के शहर में, प्राइस स्टेबलाइजेशन रहता है, मार्केट में कोई भी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होती जिससे प्राइस स्टेबलाइज्ड होता है। आप रिड्यूस करते हो बिजनेस के रिस्क को, इफिशिएंट ऑर्डरिंग प्रोसेस कर पाते हो, जो भी ऑर्डर आता है उसको इफेक्टिवली आप प्रोसेस कर पाते हो, और बल्क प्रोडक्शन कर पाते हो, बल्क प्रोडक्शन को भी क्या कर पाते हो, आप सपोर्ट कर पाते हो। आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहला, गुड्स को स्टोर करना, प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन करना, सेम चीज़ है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, प्राइस स्टेबलाइजेशन करना, ऑर्डर प्रोसेसिंग और वैल्यू एडेड सर्विसेज, मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू। तो ये आप खुद सेल्फ पढ़ सकते हो, आपका काम हो जाएगा। हाउएवर मैंने शॉर्ट सम में आपको समझा दिया। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस के कितने प्रकार होते हैं। तो एक प्राइवेट वेयर हाउसेस होता है, उसके अलावा बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैं बताऊँ प्राइवेट हो गया आपका, पब्लिक वेयर हाउसेस हो जाता है, मेजरली 2 टाइप, फिर बॉन्डेड वेयर हाउसेस हो जाते हैं, फिर आपके पास कोल्ड स्टोरेज वाले वेयर हाउसेस होते हैं जो कि ठंडा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं आपको चीज़ों को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग प्राइवेट वेयर हाउसेस की बात करता हूँ।
दीज आर द ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल, प्राइवेट पर्सन के द्वारा होता है, मेरे और आपके तरह, ठीक है ना। ये कंट्रोल करते हैं इन्वेंट्री को, ठीक है, हाई अमाउंट में। लार्ज मैन्युफैक्चरर होलसेलर जो होते हैं ये प्राइवेट प्लेस को यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे रखने के लिए। इससे क्या होता है, बेटर कंट्रोल मिलता है, हाई सिक्योरिटी मिलता है, कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलता है और फास्टर ऑपरेशन करने में क्या मिलता है, हेल्प मिलता है। ये लॉन्ग टर्म में कॉस्ट सेव करने में भी काम आता है और ब्रांड की रेपुटेशन को बचा के रखने में भी काम आता है। वही बात करते हैं पब्लिक वेयर हाउसेस की। पब्लिक वेयर हाउसेस को देखोगे तो ये स्टोरेज फैसिलिटेट करते हैं, अवेलेबल टू बिजनेस इंडिविजुअल फॉर अ फी, ठीक है ना। ये मैनेज किया जाता है जनरली गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो बड़े बड़े वेयर हाउस तो खुद का नहीं ले सकते, तो ये लोग क्या करते हैं, काइंड ऑफ शेयरिंग पे ले लेते हैं, ठीक है ना। जो कैन नॉट अफोर्ड द प्राइवेट वेयर हाउसेस, जो प्राइवेट वेयर हाउसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो शेयरिंग पे काइंड ऑफ ले लेते हैं, जिससे कम प्राइस में इनका काम हो जाता है। तो कम प्राइस में काम होता है तो ऑब्वियस सी बात है, जब एडवांटेजेस की बात आएगी तो लो कॉस्ट आ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी रहता है, एक्सेसिबिलिटी रहता है, सिक्योर मेंटेनेंस होता है, वैल्यू एडेड सर्विसेज। मतलब क्या होता है, पब्लिक वेयर हाउसेस प्रोवाइड कराता है एडिशनल सर्विसेज सच एज अ पैकेजिंग का, लेबलिंग का, ग्रेडिंग का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट्स का, और ये सपोर्ट करता है स्मॉल बिजनेसेस को, क्योंकि ये क्या होता है, बेनिफिट करता है पब्लिक वेयर हाउसेस। ये प्रोवाइड कराता है अफोर्डेबल स्टोरेज सोल्यूशन बिना किसी रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट, जिससे क्या होता है छोटे बिजनेसेस भी अपने चीज़ों को अच्छे तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। आगे आता है हमारा बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है, ध्यान देना। बॉन्डेड वेयर हाउस की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 2 4, एक्चुअली यहाँ पे 3 होगा, इसको कट कर लेना, हाउएवर मैं इसको चेंज करवा दूंगा, यहाँ पे 3 लिखना चाहिए, ठीक है। बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है, बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस दिया गया वेयर हाउस होता है, ठीक है ना। जो स्टोर करता है, कस्टम ड्यूटी इस पर पे करना पड़ता है, जो इसमें सामानों को स्टोर करता है। ये बिजनेस यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं गुड्स, दे आर रेडी टू पे टैक्सेस एंड क्लियर फ्रॉम द सेल। मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेल पे जाने से पहले बिजनेसेस को यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है, उससे पहले जो माल यहाँ पे रखी जाती है वो ये होता है बॉन्डेड वेयर हाउसेस। इसके बेनिफिट क्या होता है, डिफर्ड पेमेंट ड्यूटीज में हेल्प मिलता है। मान लो बिजनेस है, ये अपना सामान को यहाँ पे, अगर मान लो इंडिया है ये हमारा, ठीक है ना, और मैंने यूएसए से कोई सामान इंडिया में इंपोर्ट करवाया, तो ये हमारे पोर्ट पे आते ही ये बॉन्डेड वेयर हाउसेस होते हैं, इसमें ये स्टोर कर दिए जाते हैं। और मुझे जब ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ये छुड़वाना है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और जा करके यहाँ पे पहले मुझे इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। इंपोर्ट ड्यूटीज़ को पे करूँगा तभी जा करके मैं वेयर हाउसेस में ये माल ले जाकर फिर अपने शहर में बेच सकता हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आप जा करके इंपोर्ट ड्यूटी आपको क्या करना पड़ता है, पहले पे करना पड़ता है, ध्यान देना। तो उसके लिए पहले तो कहीं तो आपके गुड्स रखे जाएंगे ना, तो ये बॉन्डेड जो गवर्नमेंट के जगह होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, उसी में रखी जाती है। तो वहाँ पे डिफर्ड पेमेंट जब तक आप पे नहीं करते तब तक वहाँ पे सामान आपका सुरक्षित होता है, सिक्योर स्टोरेज मिलता है, क्वालिटी प्रिजर्वेशन होता है, फैसिलिटी दी जाती है इंटरनेशनल ट्रेड की, बल्क स्टोरेज बेनिफिट मिलता है और गवर्नमेंट सुपरविजन में मिलता है। गवर्नमेंट मतलब इसको ध्यान भी देती रहती है, बट इन सब के लिए आपको इसके बदले में फ़ी पे करना पड़ता है। कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है लाइफ में, ठीक है। फिर यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज वाला मिलता है। मान लो जैसे आप मीट का काम करते हो, मेडिसिन का काम करते हो, डेयरी प्रोडक्ट का काम करते हो, वेजिटेबल का काम करते हो, फ्रूट्स का काम करते हो, ये सारे क्या होते हैं बेटा, पेरिसेबल गुड्स होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इनके लिए टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, तो इनको कोल्ड टेम्परेचर पर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनके लिए स्पेशल काइंड ऑफ वेयर हाउस बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस बोलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जहाँ पे ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से सुरक्षित होती हैं। तो ये प्रिवेंट करते हैं स्पॉलेज, मतलब चीज़ों को ख़राब होने से रोकते हैं, एक्सटेंड सेल्फ लाइफ, उनके सेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं, रिड्यूस करते हैं वेस्टेज को, इंश्योर करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब ना हो, सपोर्ट करते हैं सीजनल स्टोरेज को। जैसे कि मटर वगैरह देखोगे ना, हरे मटर जो होते हैं उसको स्टोरेज में रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जब मटर का सीजन गर्मियों में नहीं होता तो उस समय आप क्या करते हो, उसको कोल्ड स्टोरेज के फ्रोजन मटर के नाम पे आप परचेज करते होगे मार्केट से, जिसको सफल मटर भी बोलते हैं, तो उसे हम लोग यूज़ करते हैं। इवन केवल मटर ही नहीं, कई सारे अदर चीज़ें भी होती हैं जिनको स्टोरेज करके रखा जाता है उनके सीजन नॉन सीजन में भी, और उनको यूज़ किया जाता है। जैसे आलू हो गया, ओके। फैसिलिटी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट जो यूज़ होता है वेयर हाउसिंग में। ये डॉक्यूमेंट वाला पार्ट क्या होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है, ओके। चलो बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट। पहला तो वेयर हाउस रिसीट होता है। वेयर हाउस में कुछ भी रखोगे तो तुमको कुछ तो प्रूफ देगा ना यार कि तुमने सामान रखा है, तो एक रिसीट देता है, तो वेयर हाउस रिसीट उसको बोलते हैं, ठीक है ना। फिर वेयर हाउस वारंट क्या होता है, एक नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट होता है जो अलाउ करता है ओनरशिप। मतलब मान लो कि मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ओके। मिस्टर ए मैं हूँ और मिस्टर बी तुम हो। मैंने माल मंगवाया और यहाँ पे वेयर हाउस में रखवा दिया। अब मेरे पास इसका, मैंने जब माल रखवाया यहाँ पे तो मेरे को एक रिसीट मिला हुआ है। अब बी को मेरे को माल
बेचना है, तो बी मेरे से को पैसा दे दिया, तो मैं इसको सामान इसमें से निकाल के नहीं दूंगा, बल्कि ये रिसीट दे दूंगा। बेसिकली मैं रिसीट क्या करूँगा, बी को दे दूंगा, बोलूँगा कि रिसीट लेके जा, यहाँ पे तेरा माल पड़ा हुआ जाके ले ले, ठीक है ना। तो बेसिकली वेयर हाउस वारंट होता है, इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, और जैसे ही मैंने वेयर हाउस वारंट को ट्रांसफ़र किया बी को, बी उसका ओनर बन गया, ठीक है। डिलीवरी ऑर्डर अच्छे तरीके से डिलीवर हो जाए, इसके लिए भी करते हैं। गुड रिसीट नोट होता है कि आपने गुड रिसीट कर लिया है, ओके। तो ये भी होता है कि जब आप गुड्स रिसीव कर लेते हो तो आपको ये नोट देना पड़ता है, दिया जाता है। स्टोरेज एग्रीमेंट होता है, जहाँ पे एग्रीमेंट रखा जाता है कितनी फीस दोगे, कितने दिन तक का स्टोरेज रखोगे, कितने समय तक आपको स्टोरेज की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें। फिर बिल ऑफ लैंडिंग होती है, मान लो ये ट्रांसपोर्ट करवाते हो वेयर हाउस, यहाँ पे सर्विस का प्रूफ दिया जाता है कि शिपमेंट सही से आया है कि नहीं आया। मतलब बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होता है, जो हमारी शिप है और इससे आपका माल जो आ रहा था, यहाँ पे जैसे ही माल आएगा वो आपको बिल ऑफ लैंडिंग मिलेगा कि आपका माल इस कंट्री में एंटर कर चुका है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल वेयरहाउस। एक अच्छे वेयरहाउस की क्या क्या चरित्र होनी चाहिए, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एक तो प्रॉपर लोकेशन में होना चाहिए, ठीक है ना, हाईवे, रेलवे, पोर्ट, ये सब जगह पे होना चाहिए। सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस होना चाहिए, तुम्हारे बेडरूम की तरह छोटा सा नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए। कोल्ड है तो कोल्ड अच्छे से होना भी चाहिए, सिर्फ नाम के लिए कोल्ड नहीं होना चाहिए। फिर इफिशिएंट हैंडलिंग इक्विपमेंट वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने वेयर हाउसिंग के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देना, इंश्योरेंस की बात करते थे, एक बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द इंडिविजुअल और अ बिजनेस, ठीक है ना। यहाँ पे इंडिविजुअल या बिजनेस एंड इंश्योरेंस कंपनी का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे इंश्योरर जो होता है प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ठीक है, अगेंस्ट द पोटेंशियल रिस्क एंड एक्सचेंज ऑफ प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम बदले में चार्ज करता है। ये हेल्प करता है इंडिविजुअल या बिजनेस को रिकवर करने में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स सच एज एक्सीडेंट, थेफ्ट, इलनेस, नेचुरल डिजास्टर बाय द कंपनसेटिंग द फाइनेंशियल लॉसेस एंड इंश्योर द पार्टली कहते पार्टली रिसीव अ पे आउट बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी व्हेन द कवर्ड एक्सीडेंट इनकर्ड। मतलब मान लो मिस्टर जेड है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक कार बाय किया, बहुत प्यारा सा कार है, ये देख रहा है गाड़ी कितना मस्त है। अब ये गाड़ी की कीमत 1 करोड़ है भाई साहब, ठीक है। अब 1 करोड़ की गाड़ी है तो इनको डर लगता है, ठीक है, रात को नींद नहीं आती। क्यों सर नींद नहीं आती? कि इनको डर लगता है कि गाड़ी चोरी ना हो जाए। तो क्या होता है, यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा AIG, ठीक है, टाटा AIG करके एक कंपनी है। अब इनके पास मिस्टर जेड जाते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरी गाड़ी चोरी हो जाएगा, डर लग रहा है। तो बोलता है टेंशन मत लो, तुम मुझसे इंश्योरेंस करवा लो, अगर तुम्हारी गाड़ी चोरी हो भी गई ना तो 1 करोड़ मैं तुम्हें दे दूंगा, ना कि जाके नया गाड़ी परचेस कर लेना। तो बोलता है ओके, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो जेड तो बहुत बड़ा मतलब मुंह खोल के एकदम हंसता, टेंशन खत्म हो गया, इसको एकदम हंसा जा रहा है। तो टाटा AIG बोलता है सुनो, थोड़ा टेंशन मत लो, पहले थांबा शांत, भाई देख गाड़ी चोरी होगा 1 करोड़ देंगे, लेकिन तेरे को मेरे से इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। इंश्योरेंस के बदले में तो क्या काम कर, मेरे को 20 लाख दे दे 1 साल तक के लिए, ठीक है ना। 1 साल का पीरियड होगा, 1 साल के बीच में अगर कोई भी तेरा गाड़ी चोरी कर लिया तो 1 करोड़ मैं दूंगा, बट उसके पहले तो मेरे को 20 लाख अभी दे दे। इससे क्या होगा, तुमने मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर लिया। तो मिस्टर जेड क्या करेगा, 20 लाख टाटा AIG को पे करेगा। तो 1 साल के भीतर में अगर मान लो कहीं गाड़ी चोरी होती है इन केस, तो उस केस में टाटा AIG क्या करेगा, 1 करोड़ रुपए देकर उनको कॉम्पनसेट करेगा। बट इस बात को ध्यान रखना, अगर गाड़ी मिस्टर जेड खुद अपने मन से चोरी कर रहा है या चोरी करवा ले रहा है अपने दोस्तों से मिलकर, जो तुम लोग के दिमाग में हो सकता है आ रहा होगा बात कि सर मैं खुद ही गायब करवा लूँगा गाड़ी को, तो उस केस में आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता। कभी भी इंश्योरेंस क्लेम मिलने से पहले आपको अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ठीक है ना, तो उसके बाद मिलता है। तो ये इतना आसान होता नहीं जितना आसानी से आप सोच लेते हो, ठीक है, वैसा वाला बात है। तो इंपॉर्टेंस क्या होता है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाता है बेटा, पैसे का लॉस होने का टेंशन कम हो जाता है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट हो जाती है। मिस्टर जेड अब साइंटिस्ट हो सकता है, गाड़ी चोरी भी हुआ तो टेंशन नहीं है उसको, ठीक है ना। ये इंकरेज करता है सेविंग, ओके, बिजनेस कंटिन्यूटी करता है। अगर बिजनेस कर रहे हैं हम लोग तो हमारे बिजनेस में बहुत सारे, मान लो गाड़ी की इसका शॉप ही रहता है, बहुत सारा गाड़ी मंगवा रहा है, ठीक है ना। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कुछ साल पहले की बात है, मेरे घर के पास ना एक TVS का शोरूम है, ठीक है, 2020 की 19 की बात है, 19 की बात है, तो मुझे याद है 2019 की बात है, ठीक है। TVS का शोरूम था मेरे घर के पास बगल में, ठीक है ना। दिवाली के बाद की बात है, किसी ने रॉकेट वगैरह मारा या फिर क्या हुआ, वो क्रैकर जो था वो शोरूम में चला गया, रात के समय की बात थी, पूरे शोरूम में आग लग गई। अब सोचो TVS कितनी सारी बाइक्स स्कूटर्स पड़े होंगे, सब जल गए, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब जब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन वो शोरूम बंद नहीं हुआ, अगले दिन से फिर हफ्ते 10 दिन लगे उसको रेनोवेट होने में, उसके बाद फिर से चालू हो गया। अब सोचो क्यों, क्योंकि उसका इंश्योरेंस होगा,
गाड़ी जितनी भी चली उस सारी इंश्योरेंस कंपनी उनको क्लेम दे देंगी। जो पूरी शोरूम है उसको वापस से रिपेयर करने वाले उसकी भी इंश्योरेंस होगी, प्रीमाइसेस की, वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें उसके क्लेम मिल जाएंगे जिसके पैसे से वो उसको वापस बनवा लिया होगा। तो कहीं ना कहीं ये इंश्योरेंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब वैसे भी इंश्योरेंस कंपनी कैसे कमाएगी, 100 लोगों से इंश्योरेंस करवाया तो ज़रूरी थोड़ी कि 100 लोगों के साथ ही गलत हो जाए, हो सकता है एक लोगों के साथ गलत होगा तो उसको क्लेम देना पड़ जाएगा, बाकी 99 लोगों से जो प्रीमियम ले रहा है वो तो फ्री में आ रहा है ना पैसा, तो वो इनकी प्रॉफिट हो जाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। लीगल एंड सोशल सिक्योरिटी मिल जाता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, आत्मा को चैन मिल जाता है कि कल हो कर कुछ कांड हो गया तो टेंशन वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। देखो प्रिंसिपल हमेशा ऑलमोस्ट गुड फेट में करवा जाता है, मतलब कि जो इंश्योरेंस करवा रहा है बंदा वो चीटर नहीं निकलना चाहिए कि सर खुद का गाड़ी खुद चोरी कर ले, तो पहला प्रिंसिपल तो ये होता है। दूसरा बोलता है इंसिडेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका गाड़ी है तो आपको सच में उसका पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, सट्टेबाजी नहीं होना चाहिए। आपका मकसद होना चाहिए आपकी जो आप 1 करोड़ की गाड़ी है चोरी हो गया तो आप 1 करोड़ का वो जो आपका नुकसान है वो पूरा हो, ऐसा नहीं कि 1 करोड़ की गाड़ी चोरी हो गई आप 10 करोड़ का क्लेम ठोक बैठे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हो प्रोपोर्शनेट अमाउंट को, जैसे यहाँ पे आपने बेसिकली इंश्योरेंस वगैरह का प्रीमियम वगैरह पे करते हो समटाइम्स, तो वैसा वाला होता है। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन क्या होता है, देखो आफ्टर द इंश्योरर कंपनसेट द इंश्योर्ड लॉस द इंश्योरर गेन द राइट टू रिकवर द अमाउंट एंड फ्रॉम थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी मान लो थर्ड पार्टी के कारण तुम्हारा डैमेज होता है, मान लो कि ये कार है, ठीक है, ओके, अभी कार है और यहाँ पे टाटा कंपनी थी, टाटा AIG है, ठीक है, टाटा AIG है और ये मिस्टर Z है। कार चोरी हो गई, मिस्टर C के द्वारा चोरी कर ली गई, अब आपको 1 करोड़ का क्लेम मिल गया, बाद में टाटा अगर इसको पकड़ेगा तो इससे जब कार रिकवर करेगा तो फिर Z वाले फिर वापस तुम मत पहुंच जाना मुझे भी दो, नहीं, अब तुम्हारा हिस्सा काम खत्म हो गया, अब ये इसको पकड़ के पीटेगा, इससे पैसा वसूलेगा, ठीक है, ओके। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट काउस, मतलब क्या होता है, कंपनसेट जो किया जाता है लॉस का वो डायरेक्टली इंश्योर्ड रिस्क के हिसाब से किया जाता है, नॉट फॉर लॉसेस। अगर तुमने इंश्योरेंस 1 करोड़ की गाड़ी का सिर्फ 50 लाख का ही इंश्योरेंस करवाया था तो तुमको मैक्सिमम 50 लाख ही मिल सकता है, ऐसा नहीं कि फिर 1 करोड़ मिलेगा, वो तुम समझो 50 लाख का तुम्हारा नुकसान तो कन्फर्म है। फिर लॉस मिनिमाइजेशन, कोशिश आपका ये रहना चाहिए कि आप लॉस को कम करने के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हो, ठीक है। चलो इंश्योरेंस के कितने प्रकार होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, मतलब कि एक इंसान है, ठीक है, अब ये इंसान जैसे ही मर जाएगा तो इसको क्लेम मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। मरने के फ़ायदे, मरने के बाद जैसे इंसान है कोई काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, अकेला बंदा है घर में काम करने वाला, उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में उसके परिवार को कुछ ऐसा सम अमाउंट पैसा के तौर पे मिलता है जिससे उनके परिवार की जो बेसिकली आर्थिक स्थिति वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। ये सपोर्ट करता है डिपेंडेंट आफ्टर द डेथ, मतलब फैमिली वालों को सपोर्ट कराता है, इनकरेज करता है सेविंग इन्वेस्टमेंट को, जो बंदा जिंदा है अपने बाद उनके परिवार का कोई कौन ख्याल रखेगा, तो ये अपने कर्तव्य को निभाते कि कल कि मेरी डेथ वगैरह हो गई तो उस केस में क्या होगा कि ये इंश्योरेंस पैसा उनको बहुत काम आएगा। फिर ये हेल्प करता है कवर करने में मेजर एक्सपेंसेस जैसे एजुकेशन, मैरिजेस, होम्स, लोन वगैरह वगैरह पे करने में भी हेल्प करता है। ये ऑफर करता है टैक्स बेनिफिट, आप इनकम टैक्स के अंदर ना बेटा, इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे 80C से लेकर के 80U का डिडक्शन होता है, ठीक है ना, ओल्ड रिजीम में न्यू रिजीम में, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस बताता हूँ, इनकम टैक्स के अंदर इसका डिडक्शन मिल जाता है, सिंपल सी बात है। रेगुलर क्लास होता है तो मैं थोड़ा सा इसमें जाता हूँ डिटेल में, बट कोई ना, अभी बस समझ लो, रेगुलर वाले जो बच्चे होंगे उनको याद होगा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, जो ऊपर अभी पढ़ के आए। उसके बाद दूसरा होता है हमारा जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, जो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जो इंश्योरेंस होता है, जैसे चोरी का इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंट का इंश्योरेंस हो गया, नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कोई एसेट को लेके इंश्योरेंस करवाते हो, सारे अदर जनरल इंश्योरेंस के अंदर में आते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल बिजनेस को फाइनेंशियल लॉसेस से, ये इंश्योर करते हैं रिस्क मैनेजमेंट हो सके, जैसे व्हीकल, होम्स, बिजनेस का जो इंश्योरेंस होता है, जैसे बिजनेस में वो TVS का शोरूम का एग्जाम्पल लिया, व्हीकल में मेरी खुद की कार है, मेरी खुद की बाइक है, या फिर होम है तो घर का इंश्योरेंस करवा लिया, जैसे मुकेश अंबानी की इतनी बड़ी घर है एंटीलिया, ठीक है, तो उसमें कुछ आग वाग ना लग जाए तो उसको लेके इंश्योरेंस उन लोगों ने करवा रखा होगा, ठीक है। ये प्रोवाइड कराता है कंपनसेशन फॉर अ मेडिकल इमरजेंसीज या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के केस में, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं इसको, ओके। फिर सपोर्ट करता है बिजनेस कंटिन्यूटी, कवर करता है डैमेज ड्यू टू फायर, थेफ्ट और लाइबिलिटी, रिड्यूस करता है फाइनेंशियल स्ट्रेस ड्यूरिंग द अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कुछ भी अशुभ हो जाता है तो उस केस में
मान लो गाड़ी है, जैसे टीवीएस का शोरूम में आग लग गया, तो इस केस में कहीं ना कहीं उसका जो ओनर होता है रातों रात रोड पे आ जाता है। तो रोड पे नहीं आए क्यों? क्योंकि उसका इंश्योरेंस होगा। कई दुकान वालों को देखोगे वो बेचारे रोड पे आ जाते हैं, ठीक है, दुकान में आग लग गई, क्या करें, मेरे पास कुछ है ही नहीं है, वो वापस से दुकान खड़ा करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसके लिए इंश्योरेंस करवा के रखा जाता है, ठीक है। इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, वो प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। जनरल इंश्योरेंस में कितने टाइप्स होते हैं? तो एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है जो आपके हेल्थ को कवर करता है, जैसे आप बीमार पड़ गए, आपकी इंजरी हो गई, सर्जरी होनी है, मेडिसिन लगनी है, तो ये सब चीज़ों में काम आता है। तो इमरजेंसी जो हॉस्पिटल का बिल आप पे जो पड़ता है, ऑपरेशन का चार्जेस वगैरह, तो वो खर्चा आप मेंटेन कर पाओ, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लोग करवाते हैं। फिर फायर इंश्योरेंस होता है जो आग से बचने के लिए इंश्योरेंस करवाई जाती है। जैसे मेरी बिजनेस है, उसमें आग वाग ना लगे, घर में आग ना लगे, तो इसको लेके इंश्योरेंस करवाते हैं, इसको फायर इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है। इसको आप खुद पढ़ लोगे, आराम से समझ जाओगे, ठीक है, सेल्फ है ये। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है? बेसिकली मान लो मैं शिप से क्या कर रहा हूँ, इंडिया से यूएसए सामान भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो मान लो जहाज में बीच में क्या होता है, डूब जाती है, तो इसमें जो मेरा माल था सारा वेस्ट हो गया ना, तो मतलब डूब गया, तो उसमें किसका लॉस हुआ, मेरा लॉस हो गया। तो इस लॉस से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, मरीन इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है ना। और ये जो शिप होती है इसको हम लोग कार्गो बोला जाता है, क्या बोलते हैं, कार्गो बोला जाता है, ठीक है। बाकी इसको खुद पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, मेजर चीज़ मैंने आपको बता दी। आगे आता है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। अभी मिस्टर जेड वाला जो केस था, गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी में आग लग गया, गाड़ी खराब हो गई, ठुक गई, कुछ भी हो गया, उस केस में आप ये इंश्योरेंस का यूज़ करते हो। फिर आता है फ्राइडली इंश्योरेंस। ये क्या होता है, बेसिकली प्रोटेक्ट करता है बिजनेस को फाइनेंशियल लॉसेस से ड्यू टू द फ्रॉडुलेंट एक्ट। कोई बिजनेस में एक्ट करता है, या फिर मान लो कोई हमारा एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, हमसे मतलब दगाबाजी करता है, एम्प्लॉय हमारे यहाँ रह के ही अंदर से चोरी करता है, या बिजनेस में कोई चोरी हो गया, लूटपाट हो गया, तो इस केस में क्या होता है, ये इंश्योरेंस काम आता है। फिर सोशल इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट बैक्ड इंश्योरेंस होती है, स्कीम होती है जो लोगों के लिए करवाई जाती है। जैसे लोग अनएम्प्लॉयड है, डिसेबिलिटी में है, रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो उस केस में उनको पैसा कुछ मिल पाए, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जैसा ऑप्शन देखने को मिलता है, पेंशन स्कीम देखने को मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द पुअर जिसको हम लोग आयुष्मान भारत करके स्कीम आता है। तो ये सारे इंश्योरेंस होते हैं जो थोड़ी इनइक्वालिटी को कम करे, लोगों के अंदर जो गरीबी को कम करे, लोअर इनकम ग्रुप के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सोशल इंश्योरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोशल इंश्योरेंस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, डिफरेंसेस सेल्फ करने वाली चीज़ें बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं ये बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ये भी डिफरेंसेस है, ये भी सेल्फ है प्लस इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। ये इसमें कुछ बताने को मेरा है नहीं असल में, ठीक है ना। तो इसी के साथ बेटा मेरा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, बहुत ही कम समय में हो गया क्योंकि मेरा मकसद भी यही था। तो अगर आपको इसका हार्ड कॉपी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, 6388556077 पे व्हाट्सएप करके बोल सकते हो। 500 रुपीज़ बुक की प्राइस है, ठीक है ना। आपके घर पे डिलीवर हो जाती है कुछ दिनों में, 3-4-5 दिनों में। कलर में ही होती है, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे आपके घर पे जाते हैं, तो क्वेश्चन आपको उसको लिख लिख के सॉल्व करोगे तो आपकी कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा है। और PYQs भी 1-2 साल के आपको मिलते हैं। अगर आप बुक बाय करते हो तो आपको PDF में PYQs अवेलेबल करवाते हैं, जिसकी प्रिंट आउट अपने हैंड से निकलवा सकते हो, ओके। तो PDF चाहिए तो वेदांत लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे ICSE सेक्शन में जाना, क्लास 10 के अंदर ये PDF अवेलेबल है, जितनी मर्जी चाहे पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, बिकॉज तुम्हारी एक शेयर मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, और तुम्हारा एक कॉमेंट, एक पॉजिटिव फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फैक्टर काम करता है, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।